2014 में, तब उसका ये नारा भी था कि हम आपको 1 साल के अंदर 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। न जाने कितने बच्चे रोजगार न होने को सुसाइड कर रहे हैं। जो आरक्षण और संविधान को लेकर बहस छिड़ी हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कि इस आरक्षण की व्यवस्था ने भारत में एक मध्यम इंटेलेक्चुअल दलित ओबीसी वर्ग को पैदा किया है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पहले ऐसे व्यक्ति थे जब उन्होंने न केवल सरकारी क्षेत्रों में बल्कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की सिफारिश किया था। जब 2017 में मनमोहन वैद जो आरएसएस के सर संचालक थे, इन्होंने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में ये बात साफ साफ कही थी कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए। यही मोहन भागवत, कभी पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर जो इनका मुख्य पंत्र है, उसी में इन्होंने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए। तो किसी को हिंदू राष्ट्र से क्या समस्या है? आपको हिंदू राष्ट्र से क्या समस्या है? सभी जगह पर रिजर्वेशन आधे अधूरे है, लेकिन जहां सफाई कर्मचारी की बात आती है, जहां पे वाल्मीकि लोगों को भरने की बात आती है, उसका आरक्षण पूरा कैसे हो जाता है? किस जाति के लोग मीडिया में है, किसी से छुपा नहीं है। बीजेपी तो अभी 2014 से आई है, उससे पहले किसकी सरकारें थी? बीजेपी अगर आपका कुंभ मेला में करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर सकते तो क्या बीजेपी का दायित्व नहीं है कि जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उस सुसाइड को हम रोके? बीजेपी की दायित्व है कि नहीं? जीवन बड़ा है या मंदिर बड़ा है, मेरा सवाल यह है। मेरी लड़ाई, मैं दलित समाज का हूं। अगर हिंदू धर्म से प्रॉब्लम है तो आप कह रहे हैं कि इस्लाम से जाके पूछिए, आप शिक्षक जाके पूछिए। सरकार सोचती है कि आरक्षण हम कैसे समाप्त करें, प्राइवेटाइजेशन किया जाए। जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। लोकतंत्र का पर्व माने जाने वाला लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। पहले 2 चरणों का चुनाव हो चुके हैं, अन्य चरणों के चुनाव वोटिंग होने बाकी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रयागराज लोकसभा क्षेत्र में, और आज हमारे साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विक्रम जी हैं, जो कि इतिहास विभाग में प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर विक्रम तमाम सामाजिक मुद्दे और तमाम राजनीतिक मुद्दों पर बहुत ही मुखर होकर आवाज रखते हैं अपनी। कई बार ये अपनी आलोचना के लिए भी जाने जाते हैं। जनता को किन चुनावी मुद्दों के आधार पर वोट करना चाहिए, बतौर प्रोफेसर क्या इनकी राय है, हम तमाम राजनीतिक मुद्दों पर प्रोफेसर विक्रम से बातचीत करेंगे। प्रोफेसर विक्रम, आपका इस चर्चा में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है, 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं जैसा आप देख रहे हैं। अन्य चरणों में भी, इलाहाबाद में भी वोटिंग होनी बाकी है, प्रयागराज में हम कहें तो जो यूथ है या जो जनता है या जो इस देश की आवाम है, बतौर प्रोफेसर आपको क्या लगता है कि किन राजनीतिक मुद्दों पर या किन चुनावी मुद्दों पर वोटिंग होनी चाहिए? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, 2 प्रकार की बातें हैं। जनता को किस मुद्दे पर वोट करना चाहिए और जनता किस मुद्दों पर वोट कर रही है, ये दोनों बातों में जमीन और आसमान का अंतर है। विभिन्न आंकड़े ये बताते हैं, भारत की जो प्रमुख जो पार्टी है, बीजेपी है तमाम, और जो युवा है, वो ये चाहती है कि उनका प्रमुख मुद्दा रोजगार है। ये बात साफ साफ सीएसडीएस के मुद्दे में आता है। उन्होंने अपना आंकड़े के हिसाब से करीब 60% युवा ये कहता है कि उनको रोजगार की जरूरत है। और हमको सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जब भारतीय सरकार भारत में आई थी 2014 में, तब उसका ये नारा भी था कि हम आपको 1 साल के अंदर 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। हमको सबको पता है कि 2 करोड़ रोजगार तो मिला नहीं, और नहीं तो रोजगार छीना ही जा रहा है। लगातार आंकड़े बता रहे हैं कि रोजगार श्रिंक हो रहा है। हर देशों में, हर राज्यों में रोजगार श्रिंक हुआ है। ये जो डेटा है वो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जब ये बात कहती है कि बहुत हुई महंगाई की मार या रोजगार की बात, तब वो अपने वादा से भूल जाती है कि भारतीय रोजगार जो बच्चे हैं, न जाने कितने बच्चे रोजगार न होने को सुसाइड कर रहे हैं। हमें एग्जाम्पल है राजस्थान में, इलाहाबाद में, जहां हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं, रोजगार की वजह से कितने बच्चे। बड़ी फनी एग्जाम्पल तो ये है कि शादियों में वो अपना तख्ती लटका के बैठे हुए हैं कि मोदी साहब हम शादी करने जा रहे हैं और हमें रोजगार दीजिए शादियों में। इस तरह के ऐसे एग्जाम्पल देखने को आ रहे हैं। और सबसे विभत्स एग्जाम्पल तो ये है कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने वादा पर खरी उतरी नहीं है।
दूसरी बात, मैं इसी से जुड़ा ये कहना चाहता हूं कि जब ये बात महंगाई की बात करते हैं, महंगाई की बात कि अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, इनका ये नारा है। तब आप देखिए, छोटी छोटी बातें देखिए, मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, और आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं। दाल कितना रुपया केजी है आज के दिन में? अरहर की दाल आप जाएंगे मार्केट में तो 100 रुपया से ऊपर है। मसूर की दाल लगभग 120 रुपया केजी है। प्याज देखिए मार्केट में उतार चढ़ाव होता रहता है। तो बीजेपी की सरकार में गैस सिलेंडर आप देखिए कि कांग्रेस की सरकार में 400 था, अभी 1100 रुपये ये सिलेंडर रहे हैं। जनता तो देख रही है कि बीजेपी हर तरह से उनका उनका शोषण कर रही है हर जगह पे। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है महंगाई पे। मसलन महंगाई का एग्जांपल आप लीजिए, यूनिवर्सिटीज का फीस स्ट्रक्चर। पिछले ही दिनों पे फीस स्ट्रक्चर में लगभग 400 गुना की वृद्धि हुआ है। जो हॉस्टल्स, एवरेज हॉस्टल की बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटीज का, जो हॉस्टल अगर आप देखेंगे कभी 500 में, 1000 में, 2000 में, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में कभी हॉस्टल 700 में, 800 में होते थे, आज उसका कीमत 4000 रुपया है, 10,000 रुपया है। हमें एक आंकड़े ये भी बताते हैं कि भारत की इस जमे 1% लोगों के पास भारत की 40% लोगों की संपत्ति है। यानी भारत की जो पूंजीपति लोग हैं, टाटा है, अंबानी है, बिरला है, डालमिया, इनके पास भारत की 40% संपत्ति इनके हाथ में है, 1% लोगों के पास। ये किस प्रकार की सरकार है? ये कैसी सरकार है कि जहां पे आप गरीबों की नारा देते हैं, महंगाई की नारा देते हैं, बेरोजगारी के नारा देते हैं, वहां पे आपके भारत की जो संपत्ति है 40% संपत्ति केवल 1% लोगों के पास है। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आपस में एक दूसरे को आरोप लगा रहे हैं कि वो आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। जो आरक्षण और संविधान को लेकर बहस छिड़ी हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया आरक्षण पे। मैं आपके माध्यम से जनता को कहना चाहता हूं कि इस आरक्षण की व्यवस्था ने भारत में एक मध्यम इंटेलेक्चुअल दलित ओबीसी वर्ग को पैदा किया है। अब क्यों पैदा किया, मैं उसका एग्जांपल मैं अपने आप को देता हूं कि मैं देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हूं, आरक्षण की वजह से आया। मेरिट बाद की बात है, लेकिन अगर आरक्षण ना होता, सीट रिजर्व ना होती तो मैं नहीं आता। इसी तरह से डॉक्टर रितु का एग्जाम्पल आप देखिए, रतन लाल का एग्जाम्पल देखिए, लक्ष्मण यादव का एग्जाम्पल देखिए। अब सवाल ये है, तमाम ओबीसी हाँ, तमाम एससी ओबीसी की। अब सवाल ये है कि ये सरकार, बीजेपी की सरकार आरक्षण क्यों समाप्त करना चाहती है? हालांकि तो कह रहे हैं कि हम बीजेपी हमेशा धर्मनिरपेक्ष और आरक्षण की बात करती है, कभी खत्म नहीं करना चाहती है। देखिए दो बातें मैं अपने बच्चों को पढ़ाते समय 2 शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। एक फॉर्मल कैरिकुलम, जो ऊपर से दिखाई देने वाला लगता है कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। एक हिडन कैरिकुलम, एक छुपा हुआ पाठ्यक्रम होता है। तो मोहन भागवत का स्टेटमेंट फॉर्मल कैरिकुलम में लगता है, लेकिन छुपा हुआ स्टेटमेंट है कि आरक्षण समाप्त हो। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पहले ऐसे व्यक्ति थे जब उन्होंने न केवल सरकारी क्षेत्रों में बल्कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की सिफारिश किया था। जब वो लेबर मिनिस्टर थे ब्रिटिश काउंसिल में, तब सपोर्ट किया था। इस बात की भनक आरएसएस के लोगों को पहले से थी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसा व्यक्ति भारत में आरक्षण जैसी व्यवस्था लाना चाहता है, ड्यूअल सिटीजनशिप, ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन जैसी व्यवस्था लाना चाहता है। अतः इसका विरोध किया जाए, और उसी समय से इसका विरोध किया जा रहा। अंदर से जो हिडन कैरिकुलम है, ये है कि इसको समाप्त करना है। अभी हाल ही में हमारे पास 4 प्रकार के बयान आप दे सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि आरएसएस और बीजेपी आरएसएस का एक विंग है। मैं ये कह सकता हूं कि आरएसएस मतलब बीजेपी, बीजेपी मतलब आरएसएस। माने आरएसएस के कई संगठन हैं जो आरक्षण विरोधी संगठन है। ये 2017 में मनमोहन वैद जो आरएसएस के सरसंचालक थे, इन्होंने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में ये बात साफ साफ कही थी कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए। क्यों समाप्त होना चाहिए? क्योंकि इनका मानना है कि आरक्षण अलगाव पैदा करता है। अब अलगाव कैसे पैदा करता है, मेरा इनसे सवाल होता है कि अलगाव कैसे पैदा, अलगाव इनको लगता है कि आरक्षण की वजह से जो भारत में दलित मिडिल क्लास पैदा हो रहा है, वह उनके जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको चैलेंज कर रहा है। इसलिए मनमोहन वैद को ऐसा लग रहा है। केवल मनमोहन वैद की बात नहीं है,
गोविंदाचार्य जो इनके आइडियोलॉग माने जाते हैं, उन्होंने भी कहा था 2015-16 में कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए। खुद मोहन भागवत ने 2015 में ये बात कही थी कि आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए, और इसका रिजल्ट हुआ कि भारत के बिहार राज्यों में कई सांसदों ने हार गए संसदीय चुनाव में। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत के बयान की वजह से हम हार गए। मोहन भागवत तो अभी हाल फिलहाल में उन्होंने कहा कि हम आरएसएस हमेशा आरक्षण का समर्थन करते। साथी देखिए, यही मोहन भागवत जो आज ये कह रहे हैं कि हमें आरक्षण का सपोर्टर हूं, मोहन भागवत का स्टेटमेंट आप देखेंगे हर मुद्दे पे लगातार इनका स्टेटमेंट बदल रहा है। यही मोहन भागवत कभी पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर जो इनका मुख्य पंत्र है, उसी में इन्होंने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए। और न केवल आरक्षण की बात नहीं थी, आरक्षण की समीक्षा होना ही नहीं था, इन्होंने देश के संविधान पर भी समीक्षा की बात की थी। आपको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के समय इन्होंने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ये थी कि संविधान की समीक्षा की जानी चाहिए। तो ये बात आज की नहीं है, जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये आज की बात है, नहीं, 1925 के दौरान ही ये बात तय हो चुका था कि उनको भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो ताकतें लग सकते लगाएं। आश्चर्य की बात है कि आजादी के बाद संविधान सभा में विश्व हिंदू परिषद ये आरएसएस की दाल गली नहीं, और उनके जो एमएस गोलवलकर थे या बंगाल से चुनकर जो सदस्य थे, वह किसी रूप में संविधान सभा में अपनी बात मनवा नहीं पाए। उनकी मजबूरी थी। वो उन्होंने कई मुद्दे उठाए कि भारत को कैसे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की, कैसे उन्होंने कहा कि संविधान सभा में जो प्रियम्बल है उसको बदलने की बात कहना चाहते हैं। मतलब बीजेपी चुनाव है इसलिए वो ये कहना चाहती है कि मतलब वो अभी आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन वो फिर उनका जो मुख्य उद्देश्य है आरक्षण को हटाना है, समाप्त करना है। आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। आरक्षण कह रहे हैं कि आरएसएस या जो बीजेपी है वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। तो बतौर एक हिंदू होने के नाते जो बड़ी आबादी है वो हिंदू है, तो किसी को हिंदू राष्ट्र से क्या समस्या है? आपको हिंदू राष्ट्र से क्या समस्या है? देखिए, बीजेपी, मैंने आपको पहले बताया कि बीजेपी बाइनरी में खेल खेल रही है। उसका पूरा मुद्दा हिंदू मुसलमान पे ही आधारित है। मंगलसूत्र की बात, हिंदू मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे, हिंदू राष्ट्र की बात है। मतलब आप देखिए बाइनरी कैसे, आरक्षण समाप्त करना इनका प्रमुख मुद्दा है, संविधान बदलना इनका प्रमुख मुद्दा है। ये केवल इतना ही नहीं, ये राष्ट्रवाद की चाशनी पिला करके इनका प्रमुख मुद्दा ये सारा है। इस भारत में आजादी के 75 वर्षों के बाद मूक नायक के हिसाब से आज भी भारत में 1300 बच्चों ने हाल में IIM IIT से बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी। क्यों छोड़ दी, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। इसी आंकड़े के अनुसार, अमर उजाला के आंकड़े के अनुसार, जो बच्चों ने सुसाइड किया, ज्यादातर बच्चों सुसाइड करने वाले SC ST थे। पायल तड़वी का एग्जाम्पल, रोहित बिमला की एग्जाम्पल सबके सामने है, और ये मुद्दा बन नहीं पा रहा है। हम भारत सरकार से कहना चाहते हैं कि आप सीवर में अभी कल ही 2 बच्चों की मौत हुई, अनुति रॉय के अनुसार सभी जगह पर रिजर्वेशन आधे अधूरे है, लेकिन जहां सफाई कर्मचारी की बात आती है, जहां पे वाल्मीकि लोगों को भरने की बात आती है, उसका आरक्षण पूरा कैसे हो जाता है। रेलवे में जहां पे सफाई की बात होती है वहां पर 100% रिजर्वेशन आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यही जाति है जो टॉयलेट साफ करती है। मैं जानना चाहता हूं भारत के लोगों से, क्या आप कभी टॉयलेट साफ करने का दर्द समझे? नहीं समझे। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर का जब ये सवाल आता है कि डोंट हैव होमलैंड, कहां से गलत है? यह बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझना चाहिए कि इस देश में आप अपने को सेकंड सिटीजनशिप महसूस करते हैं या थर्ड सिटीजनशिप महसूस करते हैं कि मीडिया में कि कौन किस बिरादरी के लोग हैं। न्यूज लॉन्ड्री और ऑक्सफैम की रिपोर्ट, ऑक्सफैम की रिपोर्ट देखिए, न्यूजीलैंड की रिपोर्ट देखिए, किस जाति के लोग मीडिया में हैं, किसी से छुपा नहीं है। मीडिया में अगर आज आपका कहने का मतलब ये है कि OBC SC ST की भागीदारी, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो नौकरियों में हो, वो भागीदारी नहीं मिल पा रही है। और जहां पर बहुत ही निम्न स्तर का काम है, वहां पर आप ये कह रहे हैं कि उनको पूरा आरक्षण मिल रहा है। आप प्रोफेसर OBC SC ST का देख लीजिएगा तो बहुत ही कम है। आप स्टूडेंट देख लीजिए PhD कर रहे हैं, वो भी बहुत कम है। लेकिन उसमें बीजेपी क्या दोष है? बीजेपी तो अभी 2014 से आई है, उससे पहले किसकी सरकारें थी? क्या उनके ऊपर भी सवालिया निशान नहीं खड़ा होता है? वर्तमान में सरकार किसकी है, किसकी जवाबदेही है? अगर बीजेपी
कई वर्षों का, कई दशकों का अगर राम मंदिर बना सकती है तो क्या बीजेपी बैकलॉग वैकेंसी पूरा नहीं कर सकती है? बीजेपी अगर अगर का नाम हर जगह के मंदिरों के लिए के बजट आवंटन कर सकती है तो क्या बीजेपी का फर्ज नहीं है कि इस देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसको हम कंप्लीट करें? बीजेपी अगर आपका कुंभ मेला में करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर सकते तो क्या बीजेपी का ये दायित्व नहीं है कि जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उस सुसाइड को हम रोके? बीजेपी की दायित्व है कि नहीं? जीवन बड़ा है या मंदिर बड़ा है? मेरा सवाल यह है, बड़ा क्या चीज है? एक व्यक्ति का जीवन बड़ा है या व्यक्ति का मंदिर बड़ा है? जाहिर है कि हमारा जीवन बड़ा है। ये सरकार ही नहीं, देश का संविधान कहता है कि इमरजेंसी में सारे कानून अगर सस्पेंड हो जाए तो लाइफ, राइट ऑफ लाइफ, ये संविधान देता है कि जीवन जीने का अधिकार इमरजेंसी में भी खत्म नहीं होना चाहिए। आज का दौर इमरजेंसी का दौर है, बीजेपी को ये बात समझना चाहिए। तो बीजेपी अगर सब कुछ कर सकती है तो क्या ये नहीं कर सकती है? ये तो झूठा आपका जो सवाल है दरअसल बीजेपी से प्रेरित सवाल है, या आप उसी नैरेटिव में फंस गए हैं जो नैरेटिव गोदी मीडिया गढ़ना चाहती है। गोदी मीडिया यही गढ़ना चाहती, क्या कांग्रेस के जमाने में नहीं था हर चीज के वो नेहरू को जिम्मेदार मानते हैं? अरे आप नेहरू के पे क्यों जा रहे हैं? आप सरकार चला रहे हैं, आप जिम्मेदार होंगे कि कोई और जिम्मेदार होगा? आप वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री हैं, आप सत्ता में, तो हम आपसे पूछेंगे ना, कि उनसे जाके पूछेंगे। मेरी लड़ाई, मैं दलित समाज का हूं, अगर हिंदू धर्म से प्रॉब्लम है तो आप कह रहे हैं कि इस्लाम से जाके पूछिए, आप सिख से जाके पूछिए। मैं तो हिंदू धर्म से ही ना पूछूंगा कि मुझे इस तरह के परिपाटी में क्यों लाया गया, क्यों कास्ट सिस्टम लाया गया, मैं किससे पूछूंगा? तो आप वैसे ही बातें करें। अब देखिए, गोदी मीडिया ने एक ऐसा नैरेटिव गढ़ दिया है कि उस नैरेटिव में भारत का बच्चा बच्चा फंस गया है। जिस प्रकार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें शिक्षा का निजीकरण और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का काफी तेजी से इजाफा हुआ। अभी हमने हाल फिलहाल में एक वीडियो देखा, कुछ दिन अभी हमने कल ही का एक वीडियो है, आज तक के एक पत्रकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी कुछ बच्चों से बात किया जो कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसमें वो बच्चे ना हिंदी सही से पढ़ पा रहे हैं ना अंग्रेजी सही से पढ़ पा रहे हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि किन मुद्दों पे वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या इसके जो एक विपक्ष आरोप लगाता है या तमाम जो वर्ग आरोप लगाता है कि जानबूझकर सरकारी यूनिवर्सिटीज को खत्म किया जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि यह बात आपके माध्यम से मैं जनता से कहना चाहता हूं कि सरकार, मैंने अभी हम लोग बात की कि आरक्षण की वजह से, मोहन भागवत के बयान की वजह से सरकार हार रही है, इसलिए मजबूरी में वो बात कर रहे हैं। सरकार सोचती है कि आरक्षण हम कैसे समाप्त करें, तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला है कि भाई पूंजीवाद के आधार पे हर जगह पे निजीकरण किया जाए, प्राइवेटाइजेशन किया जाए। जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। अब आप देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग, जो अपर कास्ट के बच्चे आरोप हम पे लगाते हैं कि सरकारी क्षेत्र का व्यक्ति रिजर्वेशन से आया है, उसको इंग्लिश नहीं आती, उसको हिंदी नहीं आती, ये जो प्राइवेट बच्चे पढ़ रहे हैं किस कास्ट के बच्चे हैं? आज तो कोई एक बयान लेना चाहिए, ज्यादातर अपर कास्ट के बच्चे हैं। मिनिमम फीस गलगोटिया की 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए तो गरीब वर्ग कभी दे ही नहीं पाएगा, दे नहीं पाए। अब ये बच्चे ना इंग्लिश बोल पा रहे ना हिंदी बोल पा रहे, और यही बच्चे रिजर्वेशन के खिलाफ बोलते हैं। इसका मतलब है भारत में एक आंकड़े के अनुसार 400 यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुली है। कितनी? 400 यूनिवर्सिटी प्राइवेट खुली है। इसका मतलब है कि भारत सरकार जानबूझकर प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बढ़ा रही है ताकि ये बच्चे दिमाग से पैदल हों, दिन पेंदी के लोटा हों, जो ये कहे, जो सरकार कहे वो यही बात कहें। आप देखिए, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चे वो कर रहे हैं कि अर्बन नक्सलवाद मुर्दाबाद। इनको पता नहीं है अर्बन नक्सलवाद क्या है, कि मुर्दाबाद कह दिया। वह गलगोटिया के बच्चे हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं, इनको यह पता नहीं कि किसकी वजह से विरोध कर रहे हैं। इनको कह दिया गया कि कांग्रेस का कार्यालय पे जाके आप विरोध कीजिए, और जो तख्ती पे लिखा वो भी नहीं पता, कह दिया गया। ये पेड न्यूज है, ये पेड बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं पता, और ये सचमुच में कलर की तरफ पैदा हो रहे हैं। ये सरकार की मंशा है, लेकिन इन बच्चों के दिमाग में डाल दिया गया है कि मेरिट से लोअर कास्ट के बच्चे समझौता कर रहे हैं। तो जरा सोचिए क्या भविष्य होने वाला है इस देश का, हाँ, देश का युवा पीढ़ी हाँ, का भविष्य। मैं आपके जनता से कहना चाहता हूं कि जब 400 से यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बढ़ रही है, अब लगातार बढ़ते जा रही है, तो आप बताइए अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे? सरकारी स्कूल का उन्होंने अच्छी से व्यवस्था नहीं कर पा रहे, जानबूझकर सरकारी स्कूल को खराब चला रहे हैं। हमारे सामने
अरविंद केजरीवाल का एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से सरकारी स्कूल को एक अच्छा स्कूल बनाया जा सकता अच्छा है, मॉडल तैयार किया। अच्छा मॉडल तैयार किया जा सकता है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ये कह रही है कि राम मंदिर हमने बनाया, हमने हाईवे बनाया, क्या उस स्कूल पे खर्चा कर रही है? एक आंकड़े के अनुसार आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक बात और कही थी कि अगर हमें ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, यानी पुनापेट के अनुसार नहीं मिला, तो हमको रिसोर्स मतलब भारत के संपदा में एससी एसटी ओबीसी के लिए बराबर का हिस्सेदारी चाहिए। पीएस कृष्णन के नेतृत्व में भारत सरकार ने स्पेशल कंपोनेंट प्लान बनाया था। उसका कहना था कि भारत के जो बजट पास हो रहा है उसका 16% हिस्सा खर्च होगा एससी समुदाय पे, 16%। दुखद बात है कि मोदी के सरकार में मात्र 8% खर्च हो रहा है। कितना परसेंट? 8%। यानी अगर 100 करोड़ रुपया है तो 16 करोड़ रुपया का बजट, 16% 16 करोड़ रुपया एससी पे खर्च होगा। यह प्लानिंग कमीशन का हिस्सा है, लेकिन मोदी सरकार अब तक मात्र 8 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये कह रहे हैं ना 5 किलो आटा हम बेच रहे हैं, 5 किलो चावल दे रहे हैं, ये मूर्ख बना रहे हैं। ये 5 किलो आटा चावल जो दे रहे हैं ये आपके 8 करोड़ रुपए का हिस्से में दे रहे हैं। ये कोई खैरात नहीं दे रहे हैं, ये कोई आपकी मदद नहीं कर रहे हैं। इट्स माई राइट, आई हैव अ राइट। ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ऑलरेडी सेड इन दिस commission that I need a planning commission. Why the government of India has not given the planning commission to Dr. B.R. Ambedkar? My question is this. Now, since the government of India is right now, the BJP is running. So my question is to BJP, why are you not spending 16 crore rupees that is provided by the planning commission to this government? Why you are not expending this kind of money? क्यों नहीं ये खर्च कर रहे हैं? इससे तो ट्राइबल का 8% था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4% खर्च कर रही है। ये आप जाकर देख लीजिए, आंकड़े में बता रहा हूं। तो ये कहां पे किसको धोखा दे रहे हैं, किसको मूर्ख बना रहे हैं? इसीलिए चाहते हैं कि हमारे जैसे व्यक्ति यूनिवर्सिटी में ना आए। फ्रैकेनबर्ग ने कहा कि ऐसे व्यक्ति एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, हमारे जैसे व्यक्ति एंटी एस्टेब्लिशमेंट। क्यों डॉक्टर रितु से इनको डर लग रहा है? क्यों डॉक्टर लक्ष्मण से डर लग रहा है? क्यों डॉक्टर विक्रम से डर लग रहा है? क्यों रतन लाल से डर रहा है? जिनसे ये डरते पे एफआईआर कराते हैं। अरे तुम कितना बार एफआईआर कराओगे हमारे ऊपर? कितनी बार तुम रोक लोगे? तुम रोक नहीं सकते। हम तुम्हारी नीतियों को पहचान चुके हैं, इसीलिए आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये वर्ग जो 1970-80 के बाद, 90 के बाद, सन 2000 हुआ है, अपलिफ्टमेंट हुआ, ये आरक्षण की वजह से हुआ। ये ना हो। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहां पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।